कहते हैं कामयाबी किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती है, हर जुनूनी बंदा कामयाब होने की क्षमता रखता है। तो मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही इंसान से आज करवाने वाला हूं जिसके पास डिग्री तो नहीं लेकिन जुनून बहुत बड़ा था और उस जुनून की बदौलत गुजरात का सबसे बड़ा शोरूम बना दिया और आने वाले समय में द बॉलीवुड डिज़ाइनर के नाम से फेमस होने वाले हैं। और यस, शायद हो सकता है कि इनके कलेक्शन आपको इतने पसंद आए कि आप भी अपनी शादी के अंदर या किसी की शादी के अंदर इनके कपड़े पहनने की ख्वाहिश आप भी रखें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही जुनूनी और एक जिद्दी बिजनेसमैन से जिसने ठानी है कि आने वाले समय में फैशन का पूरा तरीका बदल देगा और आने वाले समय में हर एक इंसान इनके डिज़ाइनर कपड़े पहन के अपने आप को एक बहुत खूबसूरत इंसान के तरीके से देखना शुरू करेगा। तो चलिए आइए मिलते हैं द बॉलीवुड डिज़ाइनर मिस्टर महेश केवड़िया से। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया ये इंटरव्यू देने के लिए। वेलकम सर। एक्चुअली मुझे भी बहुत खुशी है आपसे बात करते हुए और आपने मुझे इंटरव्यू के काबिल समझा, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। तो सर सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, आपके स्टार्ट और ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपका क्या जर्नी क्या रहा है? एक्चुअली अगर मैं मेरी बात करूँ तो ये जो मेरी जर्नी है वो काइंड ऑफ एक स्टोरी की तरह ही है। पर्सनली अगर मैं फिल्म से अगर रिलेटेड करूँ तो मेरे घर की जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी और मेरे घर में ऐसा तक जब मेरा बॉन्ड हुआ तो शायद मेरी माँ के अलावा कोई खुश नहीं था। अच्छा। हाँ, कहाँ से मैं वहाँ से शुरू करूँगा। देन मैं जैसे चौथी में पढ़ रहा था तो घर वालों ने, मेरे पापा ने, उन्होंने डिसाइड किया था इनको हम मंदिर में भेज देते हैं। अच्छा। फिर मैं मंदिर में वहाँ पर 6 साल रहा। अच्छा। और मेरा 8 तक मैंने वहाँ कर कंप्लीट ले किया, 9 तक मैंने वहाँ पर कंप्लीट ले किया मंदिर में मुझे मतलब बेसिकली मैं स्वामीनारायण हूँ तो हमारे में कैसा होता है कि भाई जो बच्चा इस तरह से रहता है, क्योंकि मैं बेसिकली जब बचपन से ही मुझे थोड़ा स्पिरिचुअलाइज ज़्यादा था, मतलब भगवान भक्ति में ज़्यादा मानता था। तो इन लोगों को ऐसा ही था कि भाई ये आगे चल के कोई धंधा बंदा बिजनेस नहीं करेगा। अच्छा। ये उसमें ही चला जाएगा। तो उसके तहत चलते मैं जब चौथी में क्लास में था तब मुझे उन्होंने मंदिर में भेज दिया साधु बनने के लिए। फिर वहाँ पर मैं 4 साल वहाँ पर रहा, लेकिन मेरी मम्मी को बचपन से ऐसा था कि मुझे इसको रखना ही है। अच्छा। फिर वो लोग सूरत में आ गए थे और वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना, इसलिए मुझे मंदिर में भी भेज दिया था। अच्छा। मेरे पापा की सैलरी भी बहुत कम थी और उस हिसाब से था और बहुत घर के बोलते ना इतने निजी प्रॉब्लम्स थे तो उसके तहत लेकिन मम्मी ने मुझे सभी लोगों से फाइट कर मेरी मम्मी ने ये बोला कि भाई मेरे बच्चे को मैं यहाँ रखूँगी और उसके लिए बोले मुझे काम करना पड़े। अच्छा। तो मेरी मम्मी ने, जब मैं 9वीं 10वीं मैंने यहाँ सूरत में स्टार्ट किया तो मेरी मम्मी ने खुद डायमंड में वर्क किया। कम से कम 40-50 जो जेंट्स होते हैं उसके बीच में 2 या 3 ही ऐसी लेडीज़ होती है जो घर से बहुत मजबूरी होती है तो ही वहाँ पर वर्क करती। वहाँ पर भी मेरी मम्मी ने वर्क किया और मुझे उस तरह से स्टडी करवाया। अब मैं आगे पढ़ना चाहता था लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम ये था अगर मैं पढ़ता हूँ तो खर्चा ज़्यादा होगा और उसके लिए मेरी मम्मी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो मैं जानबूझ के 10वीं में फेल हुआ। अच्छा, जानबूझ के आप 10वीं में जानबूझ के मैं फेल हुआ ताकि मैं आगे मुझे ना पढ़ा। हमारे घर में एक कंडीशन करी थी पर मेरे पापा ने, जब मैं मंदिर से आया ना, कि तेरी मम्मी पढ़ाएगी, दूसरा कि जो अगर तू फेल होता है उसी दिन से तुझे काम पे लग जाना है। अच्छा, ये हाँ, कंडीशन ये 100% है। और उनकी तहत चलते हुए मैंने अपने आप को इस तरह से माइंड में प्रिपेयर कर लिया बस मुझे 10वीं तक पढ़ना है। और बेसिकली मैं जब छोटा था तो मैंने जो 2 साल मेरे मम्मी के वहाँ पर साथ में रहकर, मतलब मेरी फैमिली के साथ में रहकर मैंने वर्क किया, तो वो 2 साल की स्टडी में मैंने मेरी स्कूल की फीस ड्राइंग करके भरी है। अच्छा, बचपन ये ड्राइंग सारे आपने किए? हाँ, मैंने किए हुए। ये जितने भी है जो मेरे इनोवेशन रहते हैं उससे सबसे पहले हम इनको ड्राइंग करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको पूरा कंप्लीटली करते हैं। जैसे ये लहंगा मुझे अगर बनाना है तो इस तरह से उसका स्केच रेडी होता है। अच्छा। देन फिर उसके ऊपर ये मेरा लहंगा बना हुआ है, मैं इसका आपको पिक्चर्स भी दिखा सकता हूँ। अच्छा। ये 2018 में मैंने यहाँ पर रियल फ्लावर के बेस के ऊपर मैंने बनाया था। ओके। लेकिन ये जर्नी में जैसे मैं 10वीं में फेल हुआ, देन उसके बाद मैं डायमंड में चला गया। रियल डायमंड की जो ज्वेलरी हमारे बेसिकली काठियावाड़ी जितने भी होते हैं वो डायमंड में ही होते हैं। लेकिन वहाँ पर मैं गया ना तो मुझे एकदम अनकंफर्टेबल महसूस हुआ क्योंकि मेरा माइंड क्रिएटिव था और मुझे हर रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक एक ही काम करने में मुझे मज़ा नहीं था। अच्छा। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को एक मेरे गुरु मिले जिसे वो मार्केटिंग में मुझे सिखाई उन्होंने। और मार्केटिंग के चलते चलते आज
जब मैंने शुरुआत किया तब मेरे पापा ने मुझे 10,000 रुपीज़ दिए थे। अच्छा। जिसमें मैंने 5,000 की मोहरीना मेहंदी और केसर कोटी लाया था, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट थी। अच्छा। मैंने शुरुआत वहाँ से की थी, क्योंकि मेरे पास में उस टाइम पर फाइनेंशियली कोई वो नहीं था मेरे सपने पूरा करने के लिए। तो सर आपने डायमंड में कितने साल काम किया? मैंने वहाँ पर 4 साल मैंने वर्क किया। 10वीं के बाद? हाँ, 10वीं का या 2004 तक। 2004 तक आपने डायमंड वर्क किया। उसके बाद आपने बिजनेस की शुरुआत की एज ए सेल्समैन। यस। और डोर टू डोर श्रीजी मार्केटिंग करके मेरा था। और आज की तारीख में भी मेरे कम से कम 2000 से भी ज़्यादा ब्यूटी पार्लर्स वाले हैं जो मुझे नाम से जानते हैं। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे आप जॉब कर रहे थे कि आपका खुद का बिजनेस? नहीं, मेरा खुद का बिजनेस था। मतलब मैंने बोला ना कि हमने एक शुरुआत की 10,000 से, 5,000 की केसर कोटी लाए, 5,000 की उन्हें मोहरीना मेहंदी लाए। हमने उनको पार्लर पे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। फर्स्ट उस टाइम पर सेल्समैनों का बहुत कम क्रेज था जब हमने स्टार्ट किया। फिर हमने सूरत में से लेकर बिलीमोरा, वापी, वलसाड़, इंटीरियल के जितने भी छोटे छोटे जिले तालुके हैं वहाँ पर भी हमने काम स्टार्ट किया। अच्छा। वो मैंने कम्प्लीटली किया 2013 तक। तो सर सेल्समैन से द बॉलीवुड डिजाइनर कैसे, ये जर्नी कैसे? उसमें भी स्टोरी है। जैसे बचपन से मुझे ड्राइंग का शौक था। अच्छा। स्पेशली मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं डिज़ाइनर बनूंगा, मैं एक ड्राइंग मास्टर बनूंगा, ऐसा मेरा माइंड में था। अच्छा। क्योंकि ड्राइंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ड्राइंग, डांसिंग दोनों। अच्छा। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि मैंने जैसे ज्वेलरी डिज़ाइंस करना स्टार्ट किया पहले। जैसे मेरा कॉस्मेटिक हुआ तो कॉस्मेटिक में मुझे लगा कि नहीं, अब मेरा सेट हो गया है और मैं अब इसके अंदर और क्या नया प्रोडक्ट ला सकता हूँ। तो फिर मैंने ज्वेलरी डिज़ाइन खुद सेल्फ डेवलपमेंट की और मैं बॉम्बे में खुद की ज्वेलरी बनाना स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, वहाँ पर खुद का एक सेटअप, छोटा सा सेटअप करके फिर मैंने डिज़ाइंस यहाँ से देना स्टार्ट किया। फिर उस हिसाब से मैंने ज्वेलरी में भी बहुत अच्छा हमारा टर्नओवर और बहुत अच्छा वर्क है और आज भी वो चालू ही है। जैसे मेरा होलसेल जो बिजनेस है मेरा, वो आज तक मैंने जो केसर कोटी और मोहर जो मैंने ब्लैक ब्राउन मेहंदी है वो आज भी मैंने बंद नहीं की है। अच्छा। अभी भी वो स्टार्ट ही है। मतलब वो उससे मैंने कम्प्लीटली जो मेरी शुरुआत थी वो मैंने अभी तक उसको एंड ऑफ नहीं किया है। ओके। उसमें मैं हमेशा इन्वॉल्वमेंट करता गया, इनोवेशन करता गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ और नए थॉट के हिसाब से मैं कुछ ना कुछ बेचने की ट्राई करते करते आज मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे अब डिज़ाइनर बनना चाहिए। और उसमें एक्चुअली ऐसा था कि भाई 2013 के अंदर जो मुझे ऐसा लगा ज्वेलरी में स्टॉक बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। राइट। तो और वो डैमेजेस वगैरह और बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उससे थोड़ा मैंने सोचा कि डिटेल में इससे बेटर है कि अगर मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ तो मैंने एक 6 पीस चनिया चोली एक किसी पार्लर वाली के वहाँ से लेके आया और मैंने रेंटल देने पे स्टार्ट किया। अच्छा। और तब मेरी स्टोर खाली जस्ट फॉर 8 बाय 8 की शॉप थी। तो वो पहली बार आपने जो लाया था स्टॉक, वो आपने डिजाइन किया था किसी? नहीं, मैंने किसी और का, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास में एग्जैक्टली कोई बेस नहीं था। बस जस्ट स्टार्ट करने के लिए मेरे पास में थोड़ा बहुत अमाउंट था। तो मैंने सोचा 1 लाख रुपए तक की मैं एज ए रेडी एक परचेस कर लेता हूँ, ट्राई तो करूँ। क्योंकि मैं अगर खुद बनाने जाता तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं किसी और का जो ओल्ड हो गया जिनको बेचना था उससे मैंने खरीदा। और फिर उस टाइम पर मैंने 16,000 रुपीज़ की मैंने चनिया चोली बाई की। अच्छा। और उसमें मैंने उसी साल 2.5 लाख रुपये उसमें एज अ रेंट बनाया। मतलब 60,000 की खरीदी के ऊपर आपने 2.5 लाख रुपए का रेंट मैंने लिया। ग्रेट। तो उस टाइम से फिर तो सीधा दिमाग एकदम स्पार्कल हो गया, बोले नहीं इसमें अपने को अब करना है। अच्छा। 100%। ओके। शुरुआत तो कर दी थी मैंने। फिर मैंने डिज़ाइनिंग के कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा कोर्सेज वगैरह किए। फिर अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट, रात को 3-3 बजे तक एक चनिया डिज़ाइन करता था, लेस पट्टे लाना, मार्केट में जाना, फैब्रिक नॉलेज वॉलेज सब। तो सर ये एग्जैक्टली कौन से साल में आपने अपना बिजनेस शुरू किया डिज़ाइनर का? वो मैंने स्टार्ट किया एग्जैक्टली जो मेरा प्लेटफॉर्म बना वो 2015 में। 2015 में? हाँ, 2015 में हमने एक स्टार्ट किया। एक स्टोर जो मैं 8 बाय 8 की शॉप से जो मैंने स्टार्ट किया उसको मैं लेके गया 600 स्क्वायर फीट में। अच्छा। LG पैलेस। और उसकी शुरुआत जब मैंने वो रखा तब बहुत छोटा ही शोरूम था। और जब मैंने फर्स्ट फ्लोर रखा तो वो कुछ 254 समथिंग स्क्वायर फीट का था। यानी टोटल मिलाकर 400 स्क्वायर फुट हो जाते अभी दोनों का अगर बाद में देखूं। लेकिन जब भी मैंने रखा ना उस टाइम में मेरा फर्स्ट जो लोगो था सर, वो मैं आपको शो भी कर सकता हूँ, अदरवाइज आपकी परमिशन हो तो है वो दिखा सकता हूँ। तो वो LG पैलेस नाम रख दिया हमने। अच्छा। लेकिन अब काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा, बोले तेरा पैलेस जैसा तो दिख नहीं रहा है।
लेकिन पैलेस लिखा क्यों? मैंने बोला कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे पैलेस बनाना है और वो मैंने शुरुआत कर दी। तो LG का मतलब क्या है? LG का मीनिंग्स होता है लाडीला घनश्याम, जिनकी मैं एवरीडे पूजा करता हूँ। अच्छा। और वहाँ पर मैं एवरीडे मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वहाँ पर रियल फ्लावर्स के मेकिंग वगैरह बनाकर उनको चढ़ाता हूँ। लेकिन वहाँ पर मेरे गुरुजी ने नाम दिया था लाडीला घनश्याम रखना, लेकिन वो बहुत लॉन्ग हो जाता था, तो फिर हमने उनका नाम शॉर्ट कर दिया LG। ओके। और LG पैलेस की एक शुरुआत की, उसमें हमने उसी टाइम पर हमने एक टैगलाइन रखी थी, रॉयल इंडियन ट्रेडिशन। आज शायद मेरा ये पैलेस देखकर सबको लगेगा ही कि नहीं, रॉयल इंडियन ट्रेडिशन वाकई में है। राइट। तो आपके सब डिजाइन्स में क्या क्या आप डिजाइन करते हैं? अच्छा, मेरा डिजाइनिंग में ऐसा है कि काइंड ऑफ अगर आप एंगेजमेंट का सोचते हो, वहाँ से लेकर बेबी शावर तक का A to Z में डिजाइन कर सकता हूँ। और अभी हमने नया स्टार्ट किया है कि हम ऑफिशियली बेस पर जो भी कंपनियों के ब्लेजर, शूट्स वगैरह जो भी यूनिफॉर्म रहते हैं, हम उनको यूनिक तरीके से डिज़ाइन करने की हमारी प्रोसेस स्टार्ट है। अच्छा। हाँ, कि भाई आप अपनी कंपनी को किस तरह से डिज़ाइन हो, क्योंकि आज कोई भी बंदा आपके वहाँ पर वर्क कर रहा है तो उनको भी ये जो आपका टैगलाइन है, आपके जो वेयर है वो दिखते हैं। आज आपकी कंपनी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन दिखता है क्या है? आपका यूनिफॉर्म। राइट। तो उसके ऊपर मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ। तो सर ये जो आपके कलेक्शन है उसमें क्या क्या कलेक्शन में क्या क्या चीजें आते हैं? जैसे आपने बोला A to Z आते हैं, तो A to Z जिसमें क्या क्या एंगेजमेंट, हाँ। फिर उसके बाद लहंगा, चोली, पानेतर, जो हमारे शादियों के दिन पहनते, शेरवानी हो गई, कपल्स पेयर होती, साइडर होती, संगीत संध्या, मैरिज गाउन, फिर रिसेप्शंस, कुर्ती, लेडीज़ को जो भी वेडिंग के रिलेटेड और एक ट्रेडिशनल वे में जो भी आपको वेयर डिजाइन करवाना है ना, वो मैं कर सकता हूँ। तो आप डिजाइन करके सेल करते हैं और रेंट पर? सेल, कस्टमाइज और दोनों हम करते हैं। अच्छा, सेल और कस्टमाइज दोनों? और सेल भी और रेंट भी देते हैं। रेंट पर भी हम देते हैं। हैं। राइट। तो सर इसमें कितनी डिजाइन्स अभी तक आपने डेवलप की होगी? मोर देन 30,000। 30,000 डिजाइन आपने खुद की डेवलप की? यस। और रिसेंटली मैंने 3 दिन पहले इसका मैंने एक निकाला था कि अभी तक हमने कितने लहंगे डिज़ाइंस किए हैं। ओके। तो 30,000 न्यू डिज़ाइंस थे और समथिंग उनकी जो कॉपी हमने बनाई वो कुछ 15,000 से ज़्यादा लहंगे थे। टोटल मिलाकर अभी तक मेरी जर्नी में 2015 से लेकर अभी तक मैंने 45,000 लहंगे एज अ पर्सनली डिज़ाइंस किए हैं, वर्क किया है उसके साथ में। ओके। सर अभी मैंने बाहर फोटो देखा जिसमें गीता माँ जो डांस इंडिया डांस के हैं और शिल्पा शेट्टी है, उनके साथ आपके फोटोज हैं, वो क्या है? एक्चुअली 2018 में मेरे एक फ्रेंड है अनुराग बासु के, प्रोड्यूसर है फिरोज खान करके, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे हमारा एक कांटेक्ट वर्क में मैं इस तरह से कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं उनको मिला था 2003 में, 4 में, तब हम सेल्स में ही वर्क कर रहे थे। उनको यही था कि भाई ये ज्वेलरी और सेल ही कर रहे हैं। बट जब मेरे उनका लास्ट टाइम एक बार मीटिंग हुई तो कुछ नहीं बोले, आप सेट पर आ जाइए, हम आपका सेट कर देते। तो उसमें हमारा सेट हो गया। अच्छा, तो उन्होंने आपके यस वहाँ पर बात किया, क्योंकि जो भी उनके ऑर्गेनाइजर रहते हैं जो शोज़ के वगैरह, उनसे बात किया कि इस तरह से है और ये हमारे मित्र है और गुजरात से है। बेसिकली वहाँ पर एंट्री किसी को मिलती नहीं है, बट ये बाय चांस, और उनको मेरा कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला नहीं सर को हम चांस देते। फिर जो भी जजेस रहते हैं, एंकरिंग वगैरह करते, उनके लिए हम डिज़ाइंस करते। हालांकि मैं पेड करता हूँ, इसलिए मैं उनकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पेड वर्क कर रहा हूँ, ब्रांडिंग वर्क नहीं कर रहा हूँ। ब्रांडिंग वर्क में ऐसा होता है कि भाई उन लोगों को हम हाईलाइट्स कर सकते हैं, बट ये पेड वर्क कर रहा हूँ, मैं उनसे चार्जेस ले रहा हूँ, तो हम उनको शो कास्ट नहीं कर सकते। हाँ, मेरे पर्सनली यूट्यूब और इंस्टा में हम डाल सकते हैं। तो सर LG पैलेस का फ्यूचर का प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर का प्लान ये है कि भाई मुझे आने वाले टाइम पर हमारा एग्जैक्टली 2025 तक हमने एक टारगेट लिया हुआ है। 31 मार्च 2025 तक हमें 5 सिटीज़ के अंदर 10 फ्रेंचाइजी ओपन करनी है। अच्छा। ये हमारा टारगेट है। और आने वाले टाइम पर रिसेंटली दिस ईयर का मेरा एक स्पेसिफिक गोल्स है। आज इस चेयर को भी मैंने रिमूव कर दिया, उसका रीज़न भी यही है कि कुछ मैंने अपने आप से टारगेट और कमिटमेंट लिया है। और स्पेशली उसमें मैं आप लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं आपसे कंसल्ट हुआ और उससे बाद मेरे में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, वो काफ़ी ज़्यादा आया। मतलब ज़्यादा यानी आप समझ लीजिए जे करो आया। अच्छा। क्योंकि मैं 2015 में मैं वर्क कर रहा था, लेकिन वो बोलते ना खाली वर्क कर रहा था, लेकिन सिस्टमेटिक जब हमारी और आपकी मुलाकात हुई 2019 में, 18-19 में हमारी जो मुलाकात है, उसके बाद का जो वर्क है वो दिख भी रहा है और वर्क बोल भी रहा है। तो सर ये जब आप पूरा प्रोसेस LG पैलेस को बड़ा कर रहे थे, तब क्या क्या आपको चैलेंजेस आए थे? बहुत सारी चैलेंजेस आए हैं। पहले तो जो बेसिकली होती है जो फंड्स वगैरह और ट्रस्ट,
लेकिन एक नाम हो गया था कि भाई अगर रेंटल पे लहंगा लेना है तो LG का ही रहेगा। अच्छा। मतलब मोस्टली अगर हमारा सूरत में देखा जाए और तो आज वन ऑफ द फर्स्ट ऐसी हमारी एक ब्रांड है जो रेंटल के लिए कस्टमर एक ही स्पीच बोल दे, हमने शुरुआत आपके वहाँ से की है। अच्छा। कोई भी आता है, चाहे वो रेंटल के लिए आए, कस्टमाइज के लिए आए, कुछ भी है, अगर उनको पानीतर भी लेना है, साइडर संगीत संध्या की भी लेनी है, तो फर्स्ट उनका एक ही स्लोगन रहता है कि अब शुरुआत हमने आपसे की है। अच्छा। तो और पूरा घूम के आते हैं, बाद में बुकिंग इधर भी करवाते हैं, ये 100% है। हाँ, लोग देख के भी जाते हैं, बोलते सामने से बोलते सर हम देखने आए हैं। अच्छा। शुरुआत आपसे की है। फिर पसंद भी आता है, बोले 1-2 बार जगह पे देख के आते हैं। ऐसे ऐसे किससे राइट नाउ कल की मैं बात बताऊं, एक गर्ल्स सुबह 10 बजे जब मेरा स्टोर ओपन हुआ 9:30 बजे, 10 बजे वो देख के गए, रात को 8 बजे वापस वो बुक करवा के गए। अच्छा, मार्केट में घूम के मतलब मैंने उनको पूछा आपने कितनी स्टोर पर घूमे, तो बोले यहाँ का, वराछा का, मतलब 2-4 ऐसे बड़े बड़े भी जो नाम दिए। बोले लेकिन सर आपका कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस कस्टमर का मेरे पास में वीडियो भी है और रिव्यू भी है। मैंने बोला आपको वो डालना रहेगा भाई आपने घूम कर क्या देखा और यहाँ क्या यूनिक था। राइट। तो एक तो आपको फंड्स की प्रॉब्लम, तो कैसे आपने उसका सोल्यूशन किया? सॉल्यूशन में ऐसा था कि मैं डे 1 से मेरा मनी माइंडेड भी वो माइंड था कि मैं कोई भी वर्क करूँ तो पहले मैं अपना बजट वगैरह फिक्स कर लेता हूँ कि भाई मुझे, जैसे मैंने 60,000 में लिया तो 2,50,000 बने, तो अपने को समझ में आ गया कि इसमें किस तरह से करने। तो मैंने कोई लोन वगैरह नहीं लिया हुआ है। मैंने इतने साल में जो अपनी कंपनी को एज अ प्रॉफिट में लाते लाते, क्योंकि मैं यहाँ पर जब से वर्क कर रहा हूँ तब मैं सैलरी ले रहा हूँ, मैं खुद का बॉस इसमें नहीं बना हूँ। इस LG के अंदर आज की तारीख में भी मैं MD हूँ, सब चीज़ें हैं, फाउंडर मेंबर भी हूँ, बट मैं सैलरी ही लेता हूँ। अच्छा। और मेरे घर की, अभी आपको एक रिसेंटली बताऊँ, आप लोगों को थोड़ा ऐसा हंसी भी आएगी कि मैं मेरे घर पर सिर्फ 15,000 रुपीज़ ही देता हूँ, 15,000 रुपये ही देता हूँ। अच्छा। हाँ, शुरुआत 5,000 से की थी, आज 15,000 रुपये पे आई है। मतलब LG पैलेस के ऑनर, जिसका इतना बड़ा बिजनेस है, जिसका इतना बड़ा ब्रांड है, हाँ, सिर्फ 15,000 रुपये अपने घर के खर्च के लिए हाँ लेके जाते हैं। बाकी जितना होता है मैं मेरी कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट करते करते आज यहाँ तक पहुँचे। मतलब हम री इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। री इन्वेस्ट ज़्यादा, क्योंकि मुझे इतना मालूम है मेरे घर पे जितना भी पैसा दूंगा ना कम पड़ेगा। अच्छा। और जितना कम दूंगा ना उतने में अच्छे से हो जाएगा, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। राइट। तो सर एक तो फंड की प्रॉब्लम आई, उसके बाद मार्केट के चैलेंजेस इतने ज़्यादा आए, क्योंकि देखो जब मैंने शुरुआत की ना तो लोग हंस भी रहे थे कि बोले यार तू, तेरे से नहीं होगा, क्योंकि मुझे मंदिर में भेज दिया गया था। पहली बात हुई, आज वही जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं उनको मैं साल में कम से कम 20-25 टाइम तो खाना खिलाता हूँ। अच्छा। ऑन एन एवरेज मंथ में 2 टाइम। अच्छा। और उनको बोलता भी हूँ कि सर अगर आपने मुझे मंदिर में भेज दिया नहीं होता तो आज मैं इतने काबिल नहीं बना। अगर उन्होंने मुझे भेजा और मुझे खुद को लगा कि यार मुझे क्यों भेजा, नहीं ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन उस टाइम पर मुझे क्यों भेजा, जब टाइम पर मुझे खेलने कूदने का टाइम था, स्टडी करने का टाइम था, लेकिन उन लोगों ने मुझे कम आंक लिया था। और वहीं से मेरा बोलते ना कि एक किक लग गया कि नहीं अपने को कुछ करना है अपनी लाइफ में। फिर भी ये तो अभी मैंने सोच रहा हूँ कि ये जो हमारी डिजाइनिंग की जो दुनिया है उसमें मेरा अभी प्लूटो जैसे पूरा एक ब्रह्मांड रहता है, उसमें मेरा एक अंश मात्र भी नहीं है। ये मैंने 12,000 स्क्वायर फीट का शोरूम डालने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है डिजाइनिंग के अंदर अभी मेरा कहीं से कहीं तक का बॉन्ड का सोचो कोई प्लानिंग ही नहीं है। अच्छा। मतलब ये इतनी बड़ी दुनिया है सर। ये इंडस्ट्री बहुत प्रोफेशनल लोगों की है। yes. लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से डिग्री करते हैं, उसके बाद वो फैशन डिजाइनर बनते हैं, तो उनके सामने एक 10वीं फेल बंदा कैसे, मतलब उनसे साथ कैसे कॉम्पिटिट कर पा रहा है? उसके लिए मैं यही सोचूंगा कि भाई मैं जब 10वीं फेल हुआ ना तब मैंने बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर और हमारे जो धीरू भाई अंबानी, शायद मैंने उनका ही देखा होता, वो 10वीं फेल ही है। अच्छा। अगर वो फेल होकर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और सूरत में भी काफ़ी सारे इतने बड़े सौजी वेदोले के, मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेस टाइकून भी है जो लोग 4 पढ़ने के बाद भी 6-6 हज़ार करोड़ की कंपनी डाल सकते हैं। तो इसमें एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि फैशन इज नॉट अ लेबलिंग दिस के आप उसमें ऐसा टैग नहीं लगा सकते आपने एजुकेशन किया है तो फैशन। व्हाट अबाउट फैशन सर, मैं आपको क्वेश्चन कर, व्हाट अबाउट फैशन? जो अच्छा दिखे सामने वाले को, जो मैं पहन रहा हूँ सामने वाले बंदे को पसंद आए, दैट इज फैशन। यस दैट। अभी मान के चले कि कोई भी मूवीज रिलीज हुई तो उसमें सब लोग अलग अलग व्यू में देखने जाते हैं। जैसे यंगस्टर होते हैं वो देखने जाते हैं भाई किसने क्या पहना है, उस टाइप की स्टाइल। तो उसके लिए उसमें जरूरी नहीं है कि वो सभी डिजाइनर प्रोफेशनल ही डिजाइनरों ने डिजाइन की है। अच्छा। अब मैं बॉलीवुड में जा रहा हूँ तो मुझे मालूम है काफ़ी सारे ऐसे डिजाइनर्स हैं
जो स्पॉट बॉय होते ना, वो कभी कभी हीरो हीरोइन को बोलते सर आपको ऐसा पहनना चाहिए, अच्छा, और वो हिट हो जाता है। ओहो, क्या लगता है आपको, तेरे नाम में जो ये सलमान खान ने हेयर रखे थे वो क्या किसी हेयर स्टाइलिस्ट ने डिजाइन किए थे? नहीं, उसके वहां पर जो स्पॉट बॉय था उसका देकर उन्होंने रख दिया था। अच्छा, हाँ, ये और ट्रू है। ये सुपर हिट हो गए। आज कोई भी जो अगर, हाँ अभी प्रोफेशनल चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपको कुछ करना है, अभी रिसेंटली मैं नया स्टार्टअप लिया है मैंने, और विद इन 1 वीक के अंदर हमारा वो यूट्यूब चैनल लॉन्च होगा, जिसमें मैंने एक अपनी खुद की एक पाठशाला शुरू की है, उसका नाम रखा है मस्ती की पाठशाला। अच्छा, और उसमें मैं स्पेशली उन लड़कियों को पढ़ाऊंगा जिनको कुछ आगे बढ़ना, जैसे मुझे तो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, राइट, तो मैं आज की तारीख में जो लोग इंस्टीट्यूट में जो फैशन करवाते हैं, मैंने यहाँ पर जो भी गर्ल्स वगैरह आती है, कम से कम मैंने 60 से 70 इंटरव्यू लिए, जो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से कम्प्लीटली करके आई, और मेरे यहाँ पर उन्होंने बोला कि सर आपके वहाँ पर मुझे एक इंटर्नशिप के लिए जगह चाहिए। मैंने उनको 3 क्वेश्चन किए, उसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा, तो उससे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट से आते हैं उनको ये बेसिक चीजें भी नहीं पता होती है। मैंने उनको, वो सिर्फ एक गुजराती में अगर हमारा एक डायलॉग है कि जो चोपड़े में होता है ना वो चोपड़े में रह जाता है, खोपड़े में होता है ना वही बाहर निकलता है। मतलब एक कहावत है कि जो चोपड़े का कोई काम में नहीं आता, हाँ समझ में आता है, लेकिन काम तो खोपड़े में जो होता है ना वही आता है। यानी जो अगर आपकी दिमाग में आप क्या बिठाते हो, आज की तारीख में देखा जाए तो मेरी मम्मी ऊपर आज की तारीख में प्रैक्टिकली लटकन बनाती है। वो लटकन मेरी वाइफ और बहुत सारी डिज़ाइनर यहाँ पर आई, उनको बनाना नहीं आता है, वो खुद बैठे बैठे बना देती है। वो उसकी एज 55 ईयर है, बैठ भी नहीं सकते, फिर भी वो लटकन ऐसे ऐसे बंद कर दो। आज मेरे काफ़ी सारे लहंगे ऐसे हैं कि वो करने के बाद जो बुकिंग कम होती थी उसकी ज़्यादा होने लगी। तब मैं क्या बोलूँ उसको, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, वो 2 फेल है, बट वो एक्सपीरियंस था, उनको लगा कि भाई मैं ये कर सकती हूँ। मतलब डिग्री की जरूरत नहीं, डिग्री की जरूरत, जुनून होना चाहिए। वो अभी आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो ऊपर बैठकर वो वर्क कर रही है। अच्छा, और उनके मैं डिजाइन भी दिखा सकता हूँ भाई उन्होंने ये इस टाइप का लटकन किए है, ओके, बिना कुछ स्टडी किए, कुछ भी अपने दिमाग से। राइट, तो बॉर्न एंड बॉटम में मिला है वो। फ्यूचर के अंदर सर एलजी पैलेस में कौन कौन से टाइप के नए नए डिजाइन देखने को मिल सकते हैं? बहुत सारे, यानी मान के चलिए कि इस साल का मेरा एक टारगेट है कि मुझे सूरत की टॉप 100 मैरिज करवानी, जिसका बजट मिनिमम 50 लाख रुपए का वेयर का हो। अच्छा, सिर्फ कपड़ों का उनका बजट 50 लाख का हो, ऐसे आपको? पूरी फैमिली का उस टाइप का मैंने ऐसा टारगेट लिया हुआ है कि मिनिमम लहंगा मैं 5 लाख से शुरुआत करूंगा मेरी सिग्नेचर डिजाइन का, जिसका मेरा अभी जो एलजी पैलेस है मैं उसको मैं एमजी केवड़िया, यस, वो मेरे सिग्नेचर लहंगे रहेंगे, और उस लहंगे पर वो टैग लाइन रहेगा, और वो मिनिमम 2 लाख से लेकर 20 लाख तक के लहंगे बनेंगे। सर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, यस, कि आप इतना जुनून, इतना पैशन आपके अंदर कहाँ से, इतनी एक्साइटमेंट कैसे? एक्चुअली सर एक दिन ऐसी घटना घटी कि मेरे एक कस्टमर थे, वो उनके एक रिलेटिव्स में डिज़ाइनर्स थे। अच्छा, उनको लेके आए। अच्छा, क्योंकि वो मेरे से काफ़ी पहले से वर्क कर रहे थे, तो उनको लगा कि भाई यहाँ पर मेरे अगर जो लड़का लड़की है उनके जो वेयर है मैं उनको डिज़ाइंस करना चाहता हूँ, तो क्या ये जगह प्रॉपरली है? तो वो लेके आए, और मेरे कस्टमर को उन्होंने सीधा बोल दिया कि नहीं, ये यहाँ पर आप इतनी अच्छी खास जगह नहीं है, मतलब अच्छे डिज़ाइंस नहीं कर सकते। अच्छा, आपको मेरे सामने मतलब नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये बोला, देख कर गए। फिर बाद में मेरे कस्टमर को ये बोला कि वहाँ पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन डिज़ाइंस और जो आप लेवल का फंक्शन सोच रहे हो वहाँ पर उतना अच्छा डिज़ाइंस नहीं बन सकता। वो मेरे कस्टमर ने मुझे बोला। अच्छा। और मैंने उनका रिकॉर्डिंग भी रखा, वो मैं एवरीडे सुनता हूँ, ताकि मुझे एक बोलते ना एक किक मिले, एक मुझे एक बोलते ना अंदर से एक जुनून मिले कि भाई मुझे आगे और करना है, और करना है, और करना है। राइट। ये आपने मुझे जो क्वेश्चन पूछा ना, क्या पूछा सर आपने? यही इतना जुनून, इतना हाँ, ये जुनून मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर लिए। अच्छा। कि जब तक अब मैं वो बेटर नहीं करूँगा, और वो खुद आकर अब नहीं बोलेंगे कि सर यू आर अ सुपर्ब डिज़ाइनर, अच्छा, तब तक मैंने मेरी इस चेयर को, जो यहाँ पर मेरी मेन, आज मैं जो चेयर पे बैठा हूँ वो मेरी स्टाफ की चेयर है। अच्छा। मैंने मेरी खुद की चेयर को त्याग कर दिया है, क्योंकि मैं चाणक्य को पर्सनली मैंने उनकी सभी स्टडी की हुई है। तो जिस दिन उन्होंने बोला था कि तब तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक एक ढंग का यहाँ पर राजा नहीं बिठा देता, तब तक मैं इस चेयर पर नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेता।
क्या बात है सर, ग्रेट ग्रेट। और सर मैं उम्मीद और मैं जब भी इनको सुबह में देखता हूँ ना तो मुझे ऑटोमेटिक जुनून आ जाता है कि साला मेरी कुर्सी छीन ली है। मतलब आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, हाँ वो खुद ही लगाई हुई है, क्योंकि जब तक आग नहीं लगती है ना तब तक भागने का मन नहीं होता है। राइट राइट राइट। और हम उम्मीद करेंगे सर कि ये आपका सपना बहुत जल्दी पूरा हो। सर मेरे बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो या तो बिजनेस कर रहे हैं या तो बिजनेस करने वाले हैं। Yes. तो अगर उनको एक LG पैलेस जैसा एक शोरूम बड़ा बनाना है और इस बिजनेस में उनको कामयाब होना है तो उनको क्या करने की जरूरत है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से पहली बात तो सर देखिए, स्पेशली मैं थैंक्सफुल गुरुकुल का रहूँगा कि जब मैंने आपसे ज्वाइन हुआ 2018-19 में, तब आपने मेरा जो एनालिसिस किया उसमें आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें, मैं पहले से ही सब चीज़ें मोटिवेशन, देखो आज कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, वो हर जगह से पूरा अपना कुछ ना कुछ ज्ञान बटोरता ही रहता है। कहीं इधर मोटिवेशन में गया, कहीं इधर भी गया, इधर गया, तो सब एक जगह पे कचरा इकट्ठा होता है, बराबर, उसमें से वो कंफ्यूज होता है। मैं भी कंफ्यूज था और आपका जैसे एक मेरे परिचित है और आपके सेमिनार में आया तो, और आपका जो LDP में मुझे विजिटर बुलाया, LDP में मैं जब आया तो एज अ विजिटर आया और वहाँ पर मैंने एक आपका जो फॉर्म था वो जब मैंने स्टडी किया ना तो मुझे कुछ ऐसा लगा यार, मैं काफ़ी टाइम पर मैं सब जगह पे गया, काफ़ी चीज़ों में मैंने देखा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े जो भी मोटिवेशनल है उनके भी सब बुक्स रखे हुए, लेकिन वो बुक्स का क्या होता है, जब तक हम यूज़ नहीं करते तब तक हमें नहीं मिलता है। मैं नए स्टार्टअप को ये कहूँगा कि एक गुरु चाहिए जो गुरुकुल से मिल सकता है, और मुझे मिला। और जो आपके स्टाफ मेंबर है वो वर्क करते नहीं है, करवाते ना, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं ऐसा हूँ कि मैं मेरे काम में रहता हूँ ना तो मैं कोई आंसर नहीं देता हूँ, कुछ भी चीज़ें होती है, आज की तारीख में भी वो सारी चीज़ें है लेकिन काफ़ी हद तक कम हुई, तो कहीं ना कहीं वो सब छूट जाता है। तो एक तो कि कुछ अच्छा जो भी है कंसल्टिंग लो जिससे आपको मालूम पड़े, क्योंकि हम हमारे बिजनेस में मास्टर होते हैं। अब मुझे इतना मालूम है कि मुझे डिज़ाइंस कैसे करना है, लेकिन बिजनेस को डिज़ाइंस कैसे करना है ना वो जो बिजनेस सिखाते हैं ना उनको ही मालूम होता है। मैं अच्छा डिज़ाइंस तो कर लेता हूँ लेकिन अगर उसको मैं सेल कैसे करूँ, उसको डिज़ाइंस कैसे करूँ, उसको दिखाऊंगे। LG पैलेस ऐसे ही बड़ा नहीं हो गया है, इसमें भी काफ़ी सारे हैं, जैसे इन्वेस्टर भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो तभी आते हैं जब आपके अंदर उनको कुछ दिखता है। राइट। और वो सब चीज़ें दिखाने के लिए अपने आप को ऐसे है ना पूरा निचोड़ना पड़ता है, और वो जब तक नहीं करते ना तब तक आपको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि गन्ने की तरह होता है। मैं अपनी लाइफ को गन्ने का जो मशीन होता है ना मैं इस तरह से देखता हूँ, इस तरह से डालते वापस उस तरह से डालते तभी जाकर वो जूस निकलता है। वो जूस के लिए आज मुझे किक और जुनून मिल जाता है। और नए स्टार्टअप को यही बोलता हूँ, जब तक जूस नहीं निकलेगा तब तक आपकी ज़िंदगी में रस नहीं आएगा। ओके ग्रेट। फाइनली आपके अनुभव के हिसाब से कोई एक ऐसा मैसेज जो बिजनेसमैन को आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है, और मुझे नहीं लग रहा है कि डिग्री की ज़रूरत है। डिग्री की ज़रूरत है, आज भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, आज भी मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, बहुत सारे आगे मुझे एक्सपो में जाना है, एक्सपोर्ट वगैरह भी करना है। दुबई एक्सपो के अंदर मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपना नाम उसमें दर्ज कर दिया है। अच्छा। मुझे अभी तक मालूम नहीं मुझे वहाँ जाकर क्या करना है, लेकिन फिर भी मैंने दर्ज कर दिया। वो उसके लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि भाई आपने नहीं पढ़े कितना हो उससे महत्व नहीं है, आप क्या कर सकते हो और कितना अपने आप को स्ट्रेच और खींच सकते हो। जितना खींचोगे उतना बड़ा बनोगे। ग्रेट। इतना शॉर्ट एंड स्वीट में इतना बताऊंगा। एज अ डिज़ाइनर हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने ब्लेजर के अंदर ये क्यों बनाया, बिकॉज आई एम अ डिज़ाइनर। मैं कहीं पर भी कुछ भी पहन सकता हूँ, लेकिन एक जगह होती है अगर जहाँ पर अगर मुझे बिजनेस को डेवलप करना है तो वहाँ पर मेरा बिजनेस कोड रहता है, और जहाँ पर मेरे फैशन शो होते हैं तो काफ़ी सारे फैशन शो के अंदर एज अ मॉडल, और 2024 तक मुझे अपने आप को एज अ मॉडल रिप्रेजेंट करना है मेरी खुद के ब्रांड के लिए। ओके ग्रेट ग्रेट, बढ़िया सर। और आई होप कि आपका ड्रीम पूरा हो, और थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। और स्पेशली थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे ये समझा कि भाई मैं इस काबिल हूँ कि भाई मेरी केस स्टडी बने। बिल्कुल सर, आप इस काबिल हो क्योंकि आपने इतना स्ट्रगल किया है, और ये जो अचीवमेंट किया है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ छोटी हो सकती है वो किसी का बहुत बड़ा सपना हो सकता है। नहीं, डेफिनेटली श्योर। थैंक यू सो मच वेलकम सर, एंड विश ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू।